चलिए रिजल्ट देख लेते हैं पहले। सबसे ज़्यादा मार्क्स हिमांशु राज 62 नंबर लाया है। आज सवाल कुछ कठिन थे, है ना हिमांशु? जी सर, हार्ड था सर। नए सवाल थे सारे के सारे। 36 नंबर योगेंद्र, 28 संतोष मालाकार, 50 नंबर दीपक कुमार, बहुत बढ़िया। अंकित 36 नंबर, अंकुश 36 नंबर, पुरुषोत्तम 16 नंबर और नदीम अख्तर 40 नंबर। चलो तुम्हारा ही हिमांशु राज, तुम्हारा देखते हैं कौन कौन से सवाल सही हुए हैं। सबसे पहला सवाल तो सही किए हो। कंपाइंड स्लाइड को स्वीवल बेस से लेंस से सेंटर लाइन 45 डिग्री सेट करना है। जितनी भी हम लोग जो स्वीवल बेस को लेंस के सेंटर के लाइन से जो करते हैं टेपर करने के लिए, टेपर टर्निंग के लिए या फिर कंपाउंड स्लाइड को, तो उसके लिए जितने डिग्री पे हमको करना होता है उसके हिसाब से हम लोग टेपर देते हैं। तो 45 डिग्री कह रहा है तो 45 डिग्री ही हो जाएगा, बहुत बढ़िया। और अगला सवाल है आपका कि सिलेंड्रिकल रफ कास्टिंग की टर्निंग करने के लिए जॉब को पकड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो फोरजा चक्का। रफ का रफ कास्टिंग की टर्निंग के लिए कहे, रफ कहने का मतलब उसका कोई निश्चित शेप नहीं है ना, है सिलेंड्रिकल टाइप का ही, लेकिन सिलेंड्रिकल में भी जो है वो रफ टाइप का है। रफ मीन्स कहीं पे उसका डायमीटर ज़्यादा है, कहीं पे कम है, तो उस प्रकार का जॉब को हम लोग टर्निंग करने के लिए फोरजा चक्का इस्तेमाल करते हैं। थ्री जग चक्का इसलिए इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि वो सेल्फ सेंट्रिक चक होता है। अगर उस टाइप का अगर इक्वल नहीं रहेगा, अगर आपका एकदम शुद्धता के साथ सिलेंड्रिकल जॉब नहीं रहेगा तो क्या होगा कि दो दो जा आपका ठीक से पकड़ेगा, तीसरा जॉब आपका पकड़ेगा ही नहीं, है ना, इस तरह से हो जाएगा। तो इस वजह से वो ऐसे जॉब के लिए हम लोग फोरजा चक का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि फोरजा चक में हम लोग एक एक करके एक एक जा को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन थ्री जा चक में हम लोग एक ही जगह से तीनों जा मूवेबल करता है, इस वजह से उसको सेल्फ सेंट्रिक चक भी बोलते हैं। इस वजह से हम लोग फोरजा चक का इस्तेमाल करेंगे ऐसे जॉब के लिए। फोरजा चक का दूसरा नाम डॉग जग है, बहुत बढ़िया। अगला है फोरजा चक बना होता है कास्ट आयरन का, सही है। अगला सवाल लगाया है आपने 5 नंबर कि हाई स्पीड स्टील से बना शेपर टूल निम्न में से कितना, तो बहुत बढ़िया 600 डिग्री सेल्सियस, है ना। अगला है लेथ का हेड स्टॉक के स्पिंडल की नोज पर कौन सा टेपर दिया जाता है? मोर्स टेपर, बहुत बढ़िया। मोर्स टेपर और भी बहुत जगह दिया जाता है, जैसे आपका ड्रिल बिट में भी जो सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल करते हैं ड्रिल बिट का, वो मोर्स टेपर वाला ही इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं MT1 MT2 MT3 MT4 MT5 तक, है ना। और मोर्स एक टेपर, हाँ बताइए। एक एक होता है ब्राउन शेपर टेपर सर, किस में होता है वो यूज? ब्राउन ब्राउन, शेपर टेप, ब्राउन ब्राउन, शेपर टेप। ब्राउन या स्ट्रेट? ब्राउन सर, ब्राउन। ड्रॉन। अच्छा yes। सवाल है क्या इसमें ये अच्छा वाला? नहीं सर जी, इसमें नहीं है। अच्छा, बाद में बताएंगे आप। अच्छा चलिए ठीक है, उसका सवाल जो है आपका उसको हमको व्हाट्सएप कीजिएगा, एक बार देखेंगे। वैसे हम लोग जो ठीक। जनरल जो हम लोग पढ़ते हैं आपको उसके बारे में बता देते हैं। मोर्स टेपर और एक स्ट्रेट शेपर, दो का हम लोग इस्तेमाल करते हैं लेथ मशीन में भी, ड्रिलिंग मशीन में भी, या फिर वैसे जहाँ पे हमको टेपर देने की आवश्यकता है वहाँ पे दो प्रकार की टेपर का इस्तेमाल करते हैं, एक मोर्स टेपर और एक स्ट्रेट टेपर। चलिए अगला सवाल है आपका कि लेथ के हाफ सेंटर का प्रयोग किया जाता है। तो हाफ सेंटर का प्रयोग जब करते हैं बाबू, जब हम लोग किसी होल के, है ना, जब किसी होल का हम लोग फेसिंग कर रहे होते हैं, तो सेंटर होल के सिरे तक वर्कपीस को फेसिंग करने के लिए, सेंटर होल के सिरे तक कहने का मतलब मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई सिलेंड्रिकल जॉब है और उसकी आप इंटरनल फेसिंग कर रहे हैं, मीन्स कि आप उसका होल को फेसिंग कर रहे हैं, तो होल के एकदम बिल्कुल सेंटर तक के फेसिंग करने को हम लोग बोलते हैं हाफ सेंटर, लेथ हाफ सेंटर का प्रयोग करते हैं, है ना। अगला सवाल है आपका 8 नंबर कि लेथ पर अनियमित आकार के वर्कपीस की टर्निंग की जाती है। अनियमित आकार कहने का मतलब जिसका कोई आकार निश्चित नहीं हो, तो इसके लिए कौन सा वर्क होल्डिंग डिवाइस का या वर्क होल्डिंग एसेसरीज का प्रयोग करेंगे? तो देखिए लेथ मशीन पे जनरली हम लोग थ्री जाचक और फोर जाचक आपने पढ़ा है ना। एक होता है फेस प्लेट। जी फेस प्लेट में क्या करते हैं हम लोग, फेस प्लेट में वैसे जॉब के टर्निंग के लिए हम लोग फेस प्लेट का इस्तेमाल करते हैं
जिसका कोई निश्चित शेप नहीं होता है। मीन्स कि हो सकता है कि वो सर्कुलर भी हो, लेकिन उसके सर्कुलर में भी निश्चित सर्कुलर ना हो, है ना, यानी पार्टिकुलर सर्कुलर ना हो, या हो सकता है कि हेक्सागोनल टाइप का हो, लेकिन उसमें भी उसका शेप बिल्कुल हेक्सागोनल टाइप का नहीं हो, थोड़ा कहीं किसी का फेस ज़्यादा उभरा हुआ है तो किसी का सरफेस ज़्यादा बड़ा है तो किसी का कम है, इस प्रकार का हो सकता है। तो ऐसे जॉब के लिए हम लोग क्या करते हैं, फेस प्लेट का इस्तेमाल करते हैं कि उसमें, क्योंकि फेस प्लेट में जा नहीं होता है, उसमें हम लोग जॉब को होल्ड करते हैं, पकड़ते हैं, है ना। तो जी इसलिए सर। हम लोग फेस प्लेट का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा आंसर लगाया आपने। अगला सवाल है आपका कि थ्री जा चक का साइज निर्दिष्ट किया जाता है। तो थ्री जा चक्का कह दे या फोर जा चक्का कह दे, आपका जो साइज जो निर्दिष्ट किया जाएगा वो उसमें कितना डायमीटर का मैक्सिमम जॉब पकड़ सकता है, इसके अनुसार से किया जाता है। अगला है कि एक ट्यूबुलर गियर में यूनिट होते हैं, तो तीन तीन होते हैं, तीन गियर होते हैं ट्यूबुलर गियर के यूनिट में, टोटल तीन गियर होते हैं। एक शेपर टूल में स्लाइड और फ्रंट क्लियरेंस होता है। तो ये शेपर टूल की बात कर रहा है और कंपैरिजन कर रहा है लेथ मशीन से। तो फ्रंट और क्लियरेंस कोण जो होता है, साइड और फ्रंट क्लियरेंस कोण, वो लेथ टूल की अपेक्षा हमेशा कम रखा जाता है शेपर टूल में। शेपर टूल में जो मैक्सिमम जो टूल्स जो लगाया जाता है वो बिल्कुल 90 डिग्री पे लगाया जाता है, मतलब सीधा लगाया जाता है, तो उसका फ्रंट क्लियरेंस एकदम कम हो जाएगा। फिर सर ये शेपर टूल कटिंग टूल है? शेपर मशीन क्या करता है, शेपर मशीन आपका कोई भी एक जब सरफेस होता है ना, मान लीजिए कोई एक सरफेस है, उस पर आपको उसको सरफेस को फिनिश करना है, शेपर टूल क्या करता है कि लीनियर मोशन करता है। देखिए इस प्रकार से इधर इधर मोशन करेगा और इसके बाद उसके ऊपर से मेटल को रिमूव करता है ना। तो शेपर मशीन की अपेक्षा और भी हमारे पास बहुत सारी मशीनें हैं जिससे हम लोग सरफेस फिनिश कर पाते हैं, बहुत बढ़िया उससे कर पाते हैं। तो इस वजह से जो है वो शेपर मशीन का सबसे कम इस्तेमाल किया जाता है। तो शेपर मशीन में टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, शेपर टूल होता है उसको बोलते हैं। अगला है कि लेथ, किस लेथ का प्रयोग छोटे जॉब को बनाने के लिए करते हैं। तो बेंच लेथ आपको पता है सबसे छोटा वाला लेथ होता है, इंजन लेथ नहीं, इंजन लेथ तो काफ़ी वो हो गया। इंजन लेथ में कुछ नहीं होता है, बस उसमें इंजन इस्तेमाल किया जाता है और वो भी होता है अच्छा लेथ होता है। लेकिन बेंच लेथ क्या होता है कि छोटा सा लेथ होगा आपका, आप उसको किसी बेंच पर भी फिट कर सकते हैं या छोटे से छोटे फाउंडेशन पे फिट कर सकते हैं। तो बेंच लेस में हम लोग छोटे छोटे जॉब को पकड़कर उस पर हम लोग ऑपरेशन करते हैं, तो इसको ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे कौन पुल्ली हेड स्टॉक के बैक गियर मैकेनिज्म में लगाया जाता है। तो स्पिंडल के स्पीड को घटाने के लिए, यहाँ पे सीधा सीधा पूछ रहा है बैक गियर मैकेनिज्म क्यों लगाया जाता है हेड स्टॉक में। तो स्पिंडल की स्पीड को घटाने के लिए, कम बेसी करने के लिए बैक गियर लगाया जाता है। अगला है गैप बेड, लेथ में गैप दिया जाता है। देखा होगा आपने लेथ मशीन देखा होगा, लेथ मशीन में आपने बेड देखा होगा। बेड हमने हमको तीन प्रकार के बताया है, फ्लैट बेड, वी बेड और कॉम्बिनेशन बेड। बेड जी जैसे सर ही जी। क्या होता है कि हेड स्टॉक की तरफ आप कॉम्बिनेशन जब बेड। जाइएगा बेड में, हेड स्टॉक की तरफ, तो लास्ट में जहाँ पे हेड स्टॉक के नीचे देखिएगा, जहाँ पे आपका स्पिंडल लगा होता है और स्पिंडल में जहाँ चक फिट होता है उसके नीचे देखिएगा, तो आपका बेड और हेड स्टॉक के बीच में थोड़ा सा गैप दे दिया जाता है ना, खाली रहता है जगह, तो वहीं पे दिया जाता है। तो ये पूछ रहा है गैप कहाँ दिया जाता है, तो हेड स्टॉक स्पिंडल और नोज के बिल्कुल नीचे, है ना। अगला सवाल है आपका कि छोटी लंबाई का टेपर देने के लिए किस टूल्स का इस्तेमाल करते हैं या किस टूल्स के द्वारा दिया जाता है छोटी लंबाई का टेपर, तो उसको फॉर्म टूल बोलते हैं। अगला सवाल है आपका कि टम्बलर गियर क्वाड्रेंट में का प्रयोग किया जाता है। तो स्पिंडल की दिशा बदलने के लिए, दिशा बदलने के लिए ये नहीं कि अभी इधर का घूम रहा है तो उधर के, वो वजह से स्पिंडल का दिशा कैसे बदल सकते हैं, जैसे वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में घूम रहा है तो फिर उसको रिवर्स डायरेक्शन में घुमाना, वो होता है स्पिंडल का दिशा बदलना, है ना। ये नहीं कि अभी इधर का है तो उसको जी उलट के इधर का कर दिए, तो वो वाला दिशा मत समझिएगा। दिशा बदलने का कहने का मतलब उसका जो रोटेशन का जो वो है, जैसे फॉरवर्ड में रोटेट कर रहा है तो उसको बैकवर्ड में रोटेट करना या रिवर्स में रोटेट करना। अगला है कि टेल स्टॉक किसका बना, कास्ट आयरन का। इस सवाल में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, सभी ने अच्छा बनाया होगा। टेल स्टॉक की बैरल की नोज पर टेपर दिया जाता है, तो मोर्स टेपर। टेल स्टॉक की बैरल, बैरल आपने देखा है जो आपका आगे नीचे निकलता है, उसके बाद आगे जो एक टेपर सा दिया रहता है ना, उसकी बात कर रहा है, तो उसमें भी मोर्स टेपर ही जी दिया सर। जाता है।
अगला है थ्री जा चक का दूसरा नाम क्या है? सेल्फ सेंटरिंग चक। बहुत बढ़िया है, अच्छा है, सभी ने सही लगाया होगा इस सवाल का जवाब। अगला है धातु को रिटर्न स्ट्रोक में कौन सा शेपर काटता है? तो ड्रा टाइप शेपर। रिटर्न स्ट्रोक में मतलब जब फॉरवर्ड में जाएगा, मींस कि शेपर टूल जो है, हमने आपको क्या बताया कि लीनियर मोशन करके कटिंग करने का काम करता है शेपर टूल। मतलब इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर आएगा, इधर से इधर आएगा, है ना, इस प्रकार से। तो जब ये मान लो कि यहाँ से फीड स्टार्ट करते हैं, यहाँ से यहाँ पे टूल से हमारा, और ये हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया, आगे की ओर गया, फिर पीछे की ओर आया। तो ड्रा टाइप शेपर में क्या होता है कि जब फॉरवर्ड में जाता है तो कटिंग नहीं करता है ना, जब रिवर्स में आएगा तो कटिंग करता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्रा टाइप शेपर। ड्रा टाइप शेपर में ऐसा होता है। और यूनिवर्सल शेपर में क्या होता है? यूनिवर्सल शेपर का बता दूं कि वो आप अपने अनुसार से कर सकते हैं। उसमें अपने अनुसार से कहने का मतलब कि आप चाहते हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते टाइम काटे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में काटेगा, आप फीड देने पे डिपेंड करता है। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते टाइम फीड दीजिएगा तो फॉरवर्ड में काटेगा, बैकवर्ड में दीजिएगा तो बैकवर्ड में काटेगा, है ना। और अगर चाहिएगा कि यहाँ से आधा दूर, जैसे जॉब एक कितना बड़ा आपका जॉब है, इतना बड़ा, तो आप चाहिएगा कि हमारा आधा दूर में ही काटे और आधा दूर के बाद ऐसे ही क्रॉस कर जाए, बिना काटे हुए क्रॉस कर जाए। मीन्स कि आपको बस इतना दूर से मेटल रिमूव करना है। तो आप यूनिवर्सल शेपर में आप ऐसा उसमें फिट कर सकते हैं, उसमें ऐसा फिट दे सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक टूल्स जाएगा तो कटिंग करेगा, इसके बाद यहाँ से यहाँ नहीं कटिंग करेगा, फिर वापस आएगा तो फिर यहीं से कटिंग करना स्टार्ट करेगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं यूनिवर्सल में। अगला है कि निम्न में से किस कूलेंट का प्रयोग कास्ट आयरन में? तो कास्ट आयरन में कूलेंट की नहीं चाहिए, आपको पता है, और सही लगाया है। अगला है निम्न में से कौन सा कारण से हाई स्पीड टूल की अपेक्षा कार्बाइड टूल अधिक उपयोगी होती है? तो हाई स्पीड स्टील की अपेक्षा कार्बाइड टूल से अधिक उपयोगी होती है, ये हम आपको सबको पता भी होगा। वैसे मैं बता दूं, कार्बाइड स्टील जो होता है वो अगर देखा जाए तो हर मामले में हाई स्पीड स्टील से अच्छा होता है। मीन्स उसकी जो हीट रेजिस्टेंस जो होती है, उष्मा को सहने की जो क्षमता जो होती है वो अधिक होती है। जल्दी गर्म नहीं होता है कहने का मतलब। दूसरा ये है कि इससे ज़्यादा अधिक हार्ड होती है। इसके बाद उसका टिप जो होता है, जैसे कटिंग टूल्स का जो टिप जो होता है वो काफ़ी मजबूत होता है इसके अपेक्षा। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें, ये सभी ऑप्शन में दिया हुआ है। अगला है कि निम्न में से किस जगह पर मैकेनिकल शेपर में टूल्स की कटिंग स्पीड अधिकतम होती है? तो देखिए शेपर में क्या होता है कि जब आप फीड से देना स्टार्ट करते हैं, ये एक आपका जॉब है और इस जॉब पे शेपर मशीन के द्वारा फीड देना स्टार्ट कर रहे हैं, तो जब स्टार्टिंग में फीड देते हैं तो स्टार्टिंग में उसकी स्पीड कम होती है, और जैसे ही बीच में जाती है उसकी स्पीड की रेशियो थोड़ी बढ़ जाती है यहाँ से यहाँ तक, और फिर लास्ट में थोड़ा कम जाएगा। तो कटिंग स्ट्रोक के बीच में जो होता है वो मैकेनिकल शेपर टूल की कटिंग स्पीड जो होती है वो सबसे अधिक होती है। जी सर। अगला सवाल देखेंगे कि निम्न में से किस जगह पर शेपर में फीड दी जाती है? तो फीड तो स्टार्टिंग से ही देते हैं ना। किसी भी शेपर मशीन में आप फीड जो देना स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग से देना स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग से ही फीड देना शुरू कर दिया जाता है। अब उसके अनुसार से फिर आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं कि हमारा लास्ट में कितना फीड देना है, स्टार्टिंग में फीड कितना देना है। तो स्टार्टिंग में अगर कम फीड देना है या देना ही नहीं है, मीन्स काटना नहीं है, लेकिन फीड तो स्टार्टिंग देना पड़ेगा, तो शुरू में ही हम लोग फीड देना स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किस टूल्स का प्रयोग करके संकरे स्लॉट काटे जा सकते हैं? संकरे कहने का मतलब कि वैसा जहाँ पे मतलब पतला से पतला स्लॉट को काटने के लिए, इस प्रकार का, है ना। जैसे यहाँ पे बहुत बहुत एरिया कम है, फिर धीरे धीरे एरिया बढ़ता जा रहा है, तो ये संकरा हो गया, है ना। मीन्स कि जहाँ पे स्पेस कम हो और वहाँ पे स्लॉट काटने की बात कर रहा हो, तो उसको हम लोग ग्रूविंग टूल्स कहते हैं। ग्रूविंग टूल्स के द्वारा ऐसा कर सकते हैं हम लोग। अगला है कि निम्न में से किस दिशा में एक राइट हैंड टूल्स धातु को काटता है? तो दाएं से बाएं। राइट हैंड टूल्स क्या करेगा? राइट हैंड क्या कह रहा है? राइट हैंड टूल्स है मतलब दाएं से बाएं काटेगा, मतलब राइट से लेफ्ट काटेगा। लेफ्ट हैंड टूल्स कहेगा तो लेफ्ट से राइट काटेगा, है ना, इस तरह से। तो ये वाला आपका सही नहीं है, राइट हैंड टूल्स कह दिया तो आपको समझ जाना चाहिए था। चलिए कोई नहीं, ये सवाल अच्छा बनाया है। बेड बना होता है, ये फ्लैट बेड की लिखा है, लात बेड यहाँ पे जो दिख रहा है इसकी जगह पे फ्लैट बेड लिखा हुआ है, ये मिसटाइपिंग हो गया है। तो फ्लैट बेड जी जो सर। होता है वो कास्ट आयरन का बना होता है। और अगर लेथ मशीन में किसी भारी या फिर लंबा डंडा जो होता है, जो लचीलापन होता है, काफ़ी लंबा जॉब है सिलिंड्रिकल में, और उसको हमको
सपोर्ट करने के लिए स्टेडी रेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, ये आपको पता है, बहुत बढ़िया, सही लगाया है। अगला है निम्न में से किसके द्वारा हाइड्रोलिक सेपर चलाया जाता है? तो हाइड्रोलिक की बात कर रहा है तो फ्लूइड के द्वारा चलाएगा। फ्लूइड कैसा होता है? लिक्विड टाइप का होता है। और हाइड्रोलिक किसके अनुसार चलता है, किस मैकेनिज्म पे चलता है? तो लिक्विड प्रेशर के द्वारा चलता है, तो लिक्विड प्रेशर हो जाएगा। आपने ये हाइड्रोलिक में एयर प्रेशर कैसे लगा दिया? आपको हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक जी में बेसिक सा सवाल था ये सवाल गलत नहीं होना चाहिए था किसी हाल में भी। जी सर जी। अगला सवाल है आपका कि निम्न में से कौन सा रैचेट और पोल मैकेनिज्म में गियर और क्रैंक स्लाइड रोटरी मोशन, देखिए कहीं पे भी सवाल आ जाए आपका रोटरी को रेसिप्रोकेटिंग में, रेसिप्रोकेटिंग को रोटरी में, या घूर्णन को पश्चगामी गति में, या पश्चगामी गति को घूर्णन में, ये हिंदी में हो गया, तो आप रैक एंड पिनियन मार के आइएगा कहीं भी। निम्न में से किसके द्वारा सेपर का साइड निर्दिष्ट किया जाता है? तो स्ट्रोक की अधिकतम लंबाई। साइज की बात कर रहा है कि सेपर मशीन का जो है वो साइज आप कैसे निर्दिष्ट करेंगे या कैसे जानेंगे कि हमारा कैसा सेपर है? तो वो अब डिपेंड करेगा कि उसका स्ट्रोक कितना लंबाई है। आपको लगेगा स्ट्रोक क्या होता है? तो स्ट्रोक आपका वही होता है जो एक बार में फीड देने के बाद जितनी लंबी स्ट्रोक ले सकता है वो काटने में, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोक। तो वही होता है हमारा सेपर मशीन का फीड, ये जितनी लंबाई ले सकता है, जितनी लंबाई में काट सकता है, जितने स्ट्रोक ले सकता है, उसी के अनुसार उसका हम लोग साइज डिनोट करते हैं। अगला सवाल भी गलत है आपका कि निम्न में से किसके समय को कम करने के लिए सेपर पर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म लगाया जाता है? तो रिटर्न स्ट्रोक के लिए यहाँ पे क्विक रिटर्न की बात कर दिया तो सीधा सीधा रिटर्न पे ही आना है, ज़्यादा दिमाग, ये भी वही है, रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग वाला सही लगाया है। फिर ये सवाल इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 34 नंबर, निम्न में से किसका प्रयोग करके सुपरवाइज की पोजीशन में मशीन को टेबल के साथ अलाइन किया जाता है? हमने आपको बताया डायल टेस्ट इंडिकेटर के बारे में। डायल टेस्ट इंडिकेटर क्या करता है? वो वेरिएशन चेक करता है या किसी जॉब की वेवीनेस चेक करता है। वेवीनेस मतलब कहाँ पे ऊंचा है, कहाँ पे नीचा है ना, इस प्रकार से होता है जॉब, थोड़ा कहीं पे ऊंचा हो गया, कहीं नीचा हो गया, तो ये वेवीनेस चेक करने का काम करता है, या किसी जॉब की फ्लैटनेस चेक करने का काम करता है, कितना फ्लैट है वो। तो इसका जो इस्तेमाल जो हम लोग बहुत सारी चीज़ों में करते हैं, जैसे कोई आप मशीन फिट कर रहे हैं, मशीन लगा रहे हैं, तो मशीन अगर मान लीजिए इंस्टॉल भी कहीं पे कर रहे हैं, तो आपका मशीन जो है वो बिल्कुल लेवल में है कि नहीं, मीन्स कि एक लेवल में है कि नहीं, या जहाँ कहीं पे ज़्यादा ऊंचा है, कहीं पे कम ऊंचा है, कहीं पे ज़्यादा ऊंचा है, इस प्रकार तो नहीं है। तो इसको भी हम लोग चेक कर सकते हैं डायल टेस्ट इंडिकेटर से। तो इसमें भी हम लोग उसको डायल टेस्ट, सरफेस हाँ बोलिए। सरफेस गेज ना होता है सर, सरफेस गेज। सरफेस गेज का इस्तेमाल तो हम लोग करते हैं, जैसे आपका जैसे लेथ मशीन में जो आप जॉब जो लगाते हैं, है ना, तो लेथ मशीन का जॉब को अलाइन करने के लिए, जैसे फोरजा चक का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके पास सेल्फ सेंट्रिक चक नहीं है, तो फोरजा चक आपका जो प्योर आपका सेंटर में लगा है जॉब की नहीं, ये चेक करने के लिए आप लोग सरफेस गेज का इस्तेमाल करते हैं। या फिर सरफेस गेज का इस्तेमाल हम लोग कुछ हद तक फ्लैटनेस चेक करने में कर सकते हैं, लेकिन सरफेस गेज में रीडिंग नहीं होता है, समझ रहे हैं, वो रीडिंग नहीं जी होता सर। है, उसमें बस एक वो लगा रहता है। लेकिन डायल टेस्ट इंडिकेटर में डायल बना होता है, और जो उसमें घड़ी टाइप का डायल होता है, और उसकी सुइयां जो है वो मूव करके बताती हैं कि आपका कितना वेवीनेस जा रहा है, कितना पॉइंट में वेवीनेस जा रहा है, या कितना ऊंचा जा रहा है, कितना नीचा जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है। इसकी जो शुद्धता होती है वो 0.01 mm होती है। कितनी होती है? 0.01 जी mm, सर। यानी 1/100 mm। 1 mm का 100वां भाग तक भी अगर आपका कहीं पे फ्लैटनेस में दिक्कत होगा, या वेवीनेस में दिक्कत होगा, या आपका जॉब जो है वो बिल्कुल समतल पे नहीं रखा होगा, या जिस सतह पे रखा हुआ है वो सतह समतल नहीं होगा, तो ये बता देगा आपको कि इतना इरर है। 0.01 तक रहेगा इरर तो चल जाएगा आपका, और 0.01 से इरर से ज़्यादा रहेगा तो फिर नहीं चल पाएगा। तो इस वजह से हम लोग डायल टेस्ट इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। आपने जो बताया सरफेस गेज का काम अलग है, और वो इनडायरेक्ट उसको बोलते हैं, इनडायरेक्ट टाइप का मेजरिंग करने का काम करता है, या इनडायरेक्ट टाइप का बताता है वो, क्योंकि उसमें सिर्फ आपको ये पता चलेगा कि हाँ थोड़ा सा टेपर जा रहा है, लेकिन कितना टेपर जा रहा है ये आपको पता नहीं जाएगा चलेगा। अगला सवाल सही लगाया है आपने। ये सवाल है आपका 36 नंबर के, निम्न में से सेपर में कटिंग से रिटर्न स्ट्रोक का स्टैंडर्ड का अनुपात है? तो इसको आपको छोड़ देना है, ये जो आगे लिखा हुआ है 12, 30, 1899, ये पता नहीं कैसे आ जाता है, ऑटोमेटिक आ जाता है, जब टाइप करते हैं इसके बाद ऑटोमेटिक आ जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3:2 हो जाएगा।
ये रिटर्न स्ट्रोक का रेशियो पूछ रहा है आपसे किसी सेपर कटिंग में। अगला है कि निम्न में से सही कथन, ये वाला आपको याद करना पड़ेगा 3:2, इसका कोई लॉजिक नहीं है, समझ रहे हैं हिमांशु? ये याद करना पड़ेगा आपको। दीपक कुमार आवाज जा रही है? दीपक जी सर, जी आ रही है बात। सुनाई दे रहा है ना दीपक? पढ़ाई कर रहे हो या ऐसे बस ज्वाइन करके बैठे हो? नहीं सर। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि निम्न में से सही कथन है, कौन सा कथन जो है वो सही है, ये सवाल है आपका। तो सेपर में फ्लैट सरफेस का उत्पादन जनरेशन प्रोसेस द्वारा किया जाता है, जनरेशन प्रोसेस द्वारा किसी भी फ्लैट सरफेस का उत्पादन किया जाता है, ये आपका कथन है जो कि सही है। अगला है निम्न, ये सही बनाया है आपने मेंडल वाला, वर्कपीस को पकड़ने के लिए वाला। अगला है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग लेथ पर कट की गहराई देने के लिए करते हैं? ये सवाल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सवाल का आंसर जो आपका दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है जी, है ना। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग लेथ पर कट की गहराई देने के लिए किया जाता है? तो क्रॉस स्लाइड का सिर्फ हम लोग इस्तेमाल करते हैं आपका कंपाउंड स्लाइड को आगे पीछे करने के लिए, बाकी डेप्थ ऑफ कट जो होता है वो हम लोग कंपाउंड स्लाइड से देते हैं। तो आपका ये सवाल, ये आंसर जो है वो आपका सही है। क्रॉस स्लाइड सिर्फ क्या करता है? क्रॉस स्लाइड जो करता है वो लीनियर मोशन कराने का काम करता है इसको, कंपाउंड स्लाइड को। और जो डेप्थ ऑफ कट या डेप्थ ऑफ फीड जो देते हैं या फीड जो देते हैं या कट देते हैं किसी भी जॉब में लेथ मशीन पे, वो हम लोग क्रॉस स्लाइड के से देते हैं, है ना। सॉरी, क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड स्लाइड से। तो इसका सही आंसर कंपाउंड स्लाइड ही होगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा पार्ट सेंटर लेथ का नहीं है? तो आर्बर नहीं है, बहुत बढ़िया जवाब है आपका। आर्बर का इस्तेमाल हम लोग ज्यादातर इसमें करते हैं, ड्रिलिंग मशीन में करते हैं। जी सर। अगला है कि फ्लोवर स्टेडी रेस्ट को फिक्स किया जाता है, तो सैडल की तरफ किया जाता है फ्लोवर स्टेडी रेस्ट को फिक्स। फ्लोवर स्टेडी रेस्ट में होते हैं तो 2 पैड होते हैं। पैड कहने का मतलब आप समझ रहे हैं? पैड कहने का मतलब स्टेडी रेस्ट, वो जैसे ये आपका पैड हो गया, मतलब सीधा सीधा पैड को आप पैर समझ सकते हैं, है ना। और यहाँ पे लगा रहता है एक गोल टाइप का, जिसमें हम लोग राउंड वाले जॉब को सपोर्ट देते हैं, और यहाँ से यहाँ तक हेड स्ट्रोक तक लगा होता है। और ये क्या करता है? सिर्फ उसको सपोर्ट करने का काम करता है, ताकि वो है और नीचे ना गिर जाए, लूज ना पड़ जाए, इस वजह से। तो वो होता है फ्लोवर स्टेडी रेस्ट। अगला है आपका कि सेपर में रैम के स्ट्रोक की लंबाई निम्नलिखित में से ली जाने वाली लंबाई से अधिक होती है, कट की लंबाई से अधिक। सही सवाल लगाया है। 44 नंबर सवाल गलत है, इसको ध्यान से देखेंगे कि सेपर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है ये पूछ रहा है, पहले सवाल समझ लेंगे। कह रहा है कि आंसर है इसका कि सेपर का पोल मैकेनिज्म ये एक यूनिट है जो कि रैम की स्पीड को नियमित करता है। ये जो है आपका आंसर जो है वो सही नहीं है। कौन सा संबंध सही नहीं है? तो ये वाला सही नहीं है। बाकी जो आपने लाया टी स्लॉट की शेपिंग के लिए क्लेपर बॉक्स का कार्य का प्रयोग में नहीं लाया जाता है, तो ये सही है आपका। अगला है कि सेपर का पार्ट निम्न में से कौन नहीं है? तो सेपर में टेल स्टॉक नहीं होता है, सही बात है, लेकिन आपने लगाया है बुल गियर, तो हो सकता है कि सर बुल सेपर। गियर क्या? हाँ जी, बुल गियर क्या होता है सर? बुल गियर क्या करता है? किसी पिनियन को चलाने का काम करता है। पिनियन आप समझ रहे हैं ना? जी सर। जी पिनियन तो समझ रहे हो? पिनियन जानते हो क्या होता है? जी सर। जी तो बुल गियर क्या करता है? किसी पिनियन को ड्राइव करने का काम करता है। जैसे बुल गियर मतलब आप समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कोई आपके पास पिनियन है, तो पिनियन को चलाने के लिए हम लोग सिर्फ पिनियन को चलाने के लिए, और पिनियन से फिर कोई और गियर अटैच हो सकता है, तो पिनियन को चलाने के लिए हम लोग बुल गियर का इस्तेमाल करते हैं। आपको हम फिगर दिखा देंगे, अभी समय बचेगा लास्ट में, तो बुल गियर कैसा होता है और कैसे पिनियन को चलाता है। ठीक सर। अगला है आपका कि सेपर की कटिंग स्पीड किस पर निर्भर करती है? तो इसमें 2 ऑप्शन दिए होंगे, दोनों सही हैं। सेपर पर नहीं किए जा सकने वाला ऑपरेशन कौन सा है? तो थ्रेड कटिंग नहीं कर सकते हम लोग सेपर पर, उसमें भी वी थ्रेड दिखा हुआ, वी थ्रेड, थ्रेड कटिंग कर ही नहीं सकते। अगला है कि सेपर में निम्न में से बुल गियर की सहायता से क्या चलाई जाती है? देखिए एक पिनियन, बिल्कुल सही जवाब है आपका। सेपर में बुल गियर का इस्तेमाल करते हैं और उससे हम लोग क्या करते हैं? पिनियन को ड्राइव करते हैं। यहाँ पे आ गया सवाल वो वाला, पिनियन चलाया जाता है। 49 नंबर सवाल गलत है, देखेंगे। इसमें लिखा है कि सेपर में प्रयुक्त कौन सा मैकेनिज्म कम आवाज करता है? आपने हाइड्रोलिक पढ़ा है ना?
यस। हाइड्रोलिक पता है आपको लिक्विड से चलता है, और लिक्विड जो होता है वो सबसे स्मूथ ड्राइव, लिक्विड ड्राइव जो होता है वो सबसे स्मूथ होता है ना, बहुत कम आवाज जी करता है। जैसे आपने देखा होगा कि आप एक ठोस चीज पर एक आप पानी का एक बूंद गिराइए, और उसके अपेक्षा पानी के बूंद के बजाय और दूसरे कुछ चीज भी गिराइए, तो आपने नोटिस किया होगा कि पानी का बूंद वाला जो है वो आवाज बहुत कम करता है ना। अब किसी थाली पे, किसी कटोरे पे, वैसे टिन पे जो खुद अपने आप आवाज करते रहता है, उस पे गिराइएगा तो आवाज तो करेगा ही करेगा। मैं ठोस चीजों की बात कर रहा हूँ जो भारी होता है उस पे। तो हाइड्रोलिक मैकेनिज्म सबसे कम आवाज करता है ना, और बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी होता है हाइड्रोलिक पावर। अगला है 50 नंबर सवाल भी गलत है आपका। लिखा है सेपर में बुल गियर एक महत्वपूर्ण, देखिए बार बार 3 सवाल आ गए बुल गियर से। सेपर में बुल जी गियर का एक संपूर्ण चक्कर रैम को कितना स्ट्रोक देता है? तो बुल गियर जो होता है वो पिनियन का काम कराने का काम, पिनियन को चलाने का काम करता है, और पिनियन से आपका इसमें सेपर में स्ट्रोक, स्ट्रोक जो मतलब कटिंग टूल्स को जो आगे पीछे लेके जाता है वो वाला कनेक्टेड रहता है। और बुल गियर क्या करता है कि एक आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और एक मतलब फॉरवर्ड स्ट्रोक और एक रिटर्न स्ट्रोक, ये देने का काम करता है। तो ये दोनों चीजें हो जाएगा बुल गियर के से। क्या करते हैं देखिए, बुल गियर अब आपको थोड़ा सा समझा दें पहले। बुल गियर क्या होता है, जैसे एक मैंने पहले बताया कि आपको पिनियन ड्राइव करता है, तो पिनियन एक नहीं दो दो पिनियन वो ड्राइव कर सकता है। जैसे एक पिनियन उसमें, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक गियर बुल गियर लगा हुआ है इस तरह से, इस तरह से इसमें गियर कटे हुए हैं, है ना, और यहाँ पे एक पिनियन लगा हुआ है इधर और एक पिनियन लगा हुआ है इधर, है ना। ये क्या करेगा, जब इधर का घूमेगा तो ये बड़ा पिनियन से अटैच रहेगा, इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाएगा स्ट्रोक को, और जब रिवर्स में मारेगा तो ये पिनियन छोड़ देगा और इस पिनियन से अटैच हो जाएगा, जो उसको रिटर्न रिवर्स डायरेक्शन में या रिवर्स स्ट्रोक में लेके जाएगा। समझ रहे हैं? तो इसको बोलते हैं, जी ऐसे सर। मैकेनिज्म जहाँ पे आपको दिखेगा उसको हम लोग बोलते हैं बुल गियर, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं। और अगर किसी पार्टिकुलर सवाल में परेशानी है तो बताइए। दीपक बताओ और हिमांशु, दोनों को ही बताइए। सर सेपर जो होता है, सेपर आते हम देख पढ़े भी नहीं, जानते हैं सर सेपर सेपर के बारे में। मशीन नहीं पढ़े हैं, लेकिन सेपर मशीन शायद आईटीआई के सिलेबस में सेपर मशीन है भी नहीं। मैंने सवाल दिए हैं ताकि आपको जैसे पहले था सेपर मशीन भी था पहले, और सीएनसी भी था पहले आईटीआई में। फोर्जिंग भी था, फोर्जिंग भी अब हटा दिया गया है ना, आईटीआई के सिलेबस से। फोर्जिंग कास्टिंग ये भी हटा दिया गया है। तो लेकिन अभी मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूँ कि अभी जल्दी से ही हटाया है, 2019 में हटाया गया था सिलेबस से। तो सेपर मशीन और ये सीएनसी वगैरह ये सारे जो हैं वो 2019 के बाद देखने को नहीं मिल रहा है आईटीआई के सिलेबस में। तो मैंने सर फिर ये भी तो तुम, कम्पिटिटिव में तो पूछेगा ना। हाँ बिल्कुल पूछेगा, तो कम्पिटिटिव। इसी वजह से तो आपको दे रहा हूँ ना सवाल। आईटीआई के सिलेबस में नहीं है तो क्या हुआ, आपको पढ़ना जी चाहिए सर ना। जरूरी। आपका कम्पिटिटिव में पूछेगा, या और भी कोई सवाल कहीं एग्जाम देने जाएंगे वहाँ पे पूछेगा। देखिए सीएनसी से जो आईटीआई में जो कम्पिटिटिव लेवल पे जो सबसे ज़्यादा जो आपके सवाल जो आएंगे आपके, लेथ मशीन से आएंगे, ड्रिलिंग मशीन से आएंगे, वेल्डिंग से आएंगे, सेपर मशीन से आएंगे, ग्राइंडिंग मशीन से आएंगी। मशीनों से बहुत ज़्यादा सवाल रहेगा आपको, है ना, बहुत ज़्यादा सवाल मशीनों से, है ना। क्योंकि वहाँ पे जिस कंपनी में आप काम करने जाएंगे ना, वहाँ पे आपको फाइलिंग नहीं करने को मिलेगा। समझ रहे हैं हमारी बात? वहाँ पे लोहा जी रगड़ने के लिए फाइल के द्वारा नहीं मिलेगा, वहाँ आपको मशीन ही ऑपरेट करने के लिए दिया जाएगा। तो इसी वजह से आपको जो सवाल जो है वो सबसे ज़्यादा मशीनों से पूछी जाती है। तो जितनी भी तरह के, यहाँ तक सीएनसी मशीनों से भी सवाल आपके रहेंगे, है ना। तो अभी देखो तो कुछ टेस्ट बाकी है, तो मैं कुछ टेस्ट में जैसे ये लेथ मशीन का भी करवा दूंगा आपको, सेपर मशीन का सारे सवाल करवा दूंगा, लिफ्टिंग अप्लियंस का एक बचा हुआ है उसका करवा दूंगा, फोर्जिंग का करवा दूंगा, और कास्टिंग का करवा दूंगा। ये 3-4 चैप्टर से आपके सवाल सिर्फ बचे हुए हैं, तो ये करवा दूंगा। 1 से 2 टेस्ट में वो सारे सवाल आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि आपको सीएनसी से भी सवाल करवा देंगे। समझ रहे हैं? सीएनसी नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन मैं करवाऊंगा, इसलिए करवाऊंगा ताकि आप कहीं पे भी जाके कमजोर ना पड़े। बाद में सर ये ना सोचना पड़े कि सीएनसी नहीं पढ़े, 2 सवाल छूट गए एग्जाम में या 3 सवाल छूट गए। आईटीआई के एग्जाम में तो खैर आएगा ही नहीं सीएनसी से, उसके लिए निश्चिंत रहिए। लेकिन कोई कम्पिटिटिव एग्जाम देने जाएंगे वहाँ पे
बचता है। 2 सवाल भी अगर आप छोड़ के आते हैं किसी चैप्टर से तो आपके लिए बहुत बड़ा वो हो जाता है, क्योंकि 2 सवाल से ही तो रिजल्ट बनते हैं, वही 2 सवाल तो आपका रिजल्ट बनाएगा। क्योंकि जो आप 50-60 सवाल करके आएंगे ना वो हर कोई कर लेगा। जो कठिन सवाल होते हैं ना वो जो बना के आता है उसी का रिजल्ट होता है, समझ रहे हैं ना। क्योंकि जो इजी जी सवाल है वो तो हर कोई कर सर। लेगा, सीटें लिमिटेड हैं, इजी सवाल हर कोई कर लेता है पढ़ने वाला बच्चा। तो आपको क्या करना है कि जहाँ पे जो आपका कमजोर जो एरिया है, एरिया जोन है, जिससे आपने सवाल अभी तक पढ़ा ही नहीं है लेकिन उसके बारे में जानते हैं कि इससे सवाल जनरेट होता है, इससे सवाल आता है, तो वो चैप्टर का नाम हमको भी भेज सकते हैं, हम उससे सवाल आपको देंगे और आपको सोल्व भी करवाएंगे। और जो आप अपने आप से समझिए कि हमारा कौन सा चैप्टर जो है वो वीक है, किसमें हम पिछड़ रहे हैं, तो उसका आप खुद से भी प्रिपरेशन कीजिए। और उसका अगर टेस्ट नहीं हुआ है, सवाल नहीं दिए गए हैं तो उसके बारे में बताइए, हम सवाल दे देंगे। जैसे हिमांशु पिछले में कहा कि लेथ मशीन से सवाल, तो लेथ मशीन तो फर्स्ट ईयर में है, लेकिन हमने सोचा कि अगर लेथ मशीन नहीं करवाएंगे अभी तो इन लोग तो अब निकल जाएगा यहाँ से निकल जाएगा, इसके बाद कहाँ लेथ मशीन करेगा, कहाँ लेथ मशीन के सवाल मिलेगा, इसको खुद से पढ़ना पड़ेगा। तो इस वजह से जी मैंने सोचा कि चलो लेथ मशीन का डाल देते हैं। हालांकि लेथ मशीन जो है आप लोग फर्स्ट ईयर में पिछला साल जो है वो बहुत बच्चा बोल रहा था कि लेथ से बहुत सारे सवाल आ गए थे सर और लेथ मशीन पढ़ाया नहीं गया था, ये बोल के कि लेथ मशीन जो है वो सेकेंड ईयर में है, यही हुआ था ना। यस सर, चंदन सर बोले थे सर कि सेकंड ईयर पढ़ा हुए हैं तुम लोग के। हाँ, लेकिन लेथ मशीन सिलेबस ध्यान नहीं दिए होंगे शायद, लेकिन लेथ मशीन जो है आपका वो फर्स्ट ईयर में ही है, पढ़ना जो है लेथ मशीन वो फर्स्ट ईयर में ही है ना। और इस वजह से आपके लेथ मशीन से ज़्यादा सवाल आ गए थे, लेकिन इस बार फर्स्ट ईयर के बच्चे को लेथ मशीन पूरा सवाल करवा दिया गया है, कम से कम तो 250 से 300 सवाल करवाए गए हैं उनको लेथ मशीन से, सिर्फ और सिर्फ लेथ मशीन से। तो इस बार इस तरह की परेशानी नहीं आनी चाहिए। हमने देखा था पेपर 2019 वाला, उसमें लगभग 15 के आसपास लेथ मशीन से सवाल थे, मतलब 50 में से। यस सर, है ये था। तो इस वजह से थोड़ा परेशानी था, लेकिन इस बार आप लोग को दिक्कत नहीं है, आप लोग बस ऐसी तैयारी करते रहिए। और किसी सवाल में परेशानी है तो बताइए, हिमांशु या दीपक कोई बताइए। आज ज्यादा कंफ्यूज हुए हैं सेपर वो जो था ना वही में। हाँ, नया सवाल जब भी आता है तो कंफ्यूज होते हैं, लेकिन देख रहा हूँ मैं कुछ लोगों को कि वो क्या किए हैं कि नए सवाल को देखकर एग्जाम देना ही छोड़ दिए हैं। जैसे तुम्हारा पुरुषोत्तम हो गया, पुरुषोत्तम क्या किया है कि 8 सवाल सही बनाया है और 8 सवाल गलत बनाया है, यानी टोटल 16 सवाल उसने किए 50 में से। उसने क्या किया कि जैसे ही देखा कि सवाल जो है वो नए टाइप के हैं तो उसने क्या किया कि वो क्विट कर दिया। तो ये भागने वाली जो बीमारी है ना, खास करके यहाँ पे बच्चों की, कि जहाँ देखे हार्ड सवाल आ गए हैं, अरे ये तो लगता है आउट ऑफ सिलेबस सवाल आ गया। तो आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता है, कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता है। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे वो आपके समझिए कि कहीं ना कहीं यहाँ मान लो ITA के सिलेबस में नहीं है, कहीं और के सिलेबस में मिल जाएगा, आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाएगा। तो आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होता है, हमेशा क्वेश्चन फेस करना सीखना है। बहुत सारे अभी देखो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कितने लोगों ने कम सवाल अटेंड किए हैं आज। हमेशा जी सवाल मिल गया स्टार्टिंग के 10-15 सवाल भी जी मिल गए तो लगता है कि आज एग्जाम सही है, आज पूरा दे देंगे। जैसे देखिए ये अंकित राज पूरा किया है, ये भी पूरा किया है, तुम भी पूरा किया है, दीपक भी, हिमांशु भी पूरा किया है। लेकिन इसके बाद जो भी मिलेंगे, जैसे देखो ये 44 6 सवाल छोड़ दिया, नदीम अख्तर 40 नंबर लाया है। इसके बाद देखो ये 16 सवाल ही किया है टोटल, 8 सवाल गलत किए हैं और 8 सवाल सही किए हैं। तो ये है। इसके बाद आपका संतोष कुमार मालाकार देखो, ये भी नहीं थे पूरा किया है। इसके बाद ये भी पूरा किया है। तो 2-3 लोग हैं जो सवाल पूरा किए ही नहीं है। तो कम से कम 50 के 50 सवाल, मैं यही कहूँगा 50 के 50 सवाल कीजिए, आपके पास 1 घंटा होता है, आप 50 सवाल उतने देर में आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, 2-3 बार रिपीट करके पढ़ सकते हैं। और जिस सवाल में आपको परेशानी समझ में आए उसको कम से कम 2 बार पढ़ा कीजिए, क्योंकि वो सवाल आपका आपसे बने या ना बने लेकिन वो सवाल आपके दिमाग में आ जाता है कि सवाल एक्चुअली में पूछा क्या था। तब वो क्या होता है कि जब हम सोल्यूशन कराते रहते हैं तो जब हम वो सवाल बोलेंगे तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि इस सवाल में हमको परेशानी था, या फिर कहीं किताब में भी आप अगर देखेंगे या कहीं भी देखेंगे उस तरह का सवाल तो आपके ध्यान में रहेगा कि इस सवाल में हम फंस गए थे। तो कम से कम जो सवाल नहीं बनता है आपसे, गलत होता है, उस सवाल को कम से कम 2 बार आपको देखना है, पढ़ना है।
2 बार पढ़ लीजिएगा ध्यान से, तो आपको वो चीज़ें, वो सवाल आपको ध्यान में रहेगा, याद रहेगा। और कोई अगर अलग से भी कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आज टेस्ट में आया है वही। अगर आपके दिमाग में और कोई सवाल है तो पूछिए एक बार। हिमांशु, दीपक, कोई सवाल है तो बताइए, समय है अपने पास। चलिए, नहीं है। सब नहीं। तो ठीक है सर, अभी अभी तो सब ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। फिर देखिए, अभी आज जितने भी सवाल कराए हैं, रिजल्ट डिक्लेयर कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, आज जितने भी सवाल करवाए हैं सारे सवाल आपको कर लेने हैं। खास करके जो सवाल आपने गलत किया है उसको तो रट लेना है। एक सवाल का आंसर गलत दिया हुआ था, कंपाउंड स्लाइड वाला और क्रॉस स्लाइड वाला, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। शायद 39 नंबर सवाल था। सवाल ये था आपका कि फीड देने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, या डेप्थ ऑफ कट देने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो उसमें क्रॉस स्लाइड आंसर में था, लेकिन एक्चुअली में कंपाउंड स्लाइड होता है आपका। तो उसको ध्यान में रखना है। बाकी सारे सवालों का आंसर सही है, आप सारे सवाल याद करेंगे ध्यान से। बाकी ठीक है। और किसी को कोई परेशानी है तो बताइए, किसी सवाल में या फिर। सर हाँ, एग्जाम का कोई इन्फॉर्मेशन है सर? एग्जाम का कोई इन्फॉर्मेशन? एग्ज़ाम का फ़िलहाल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एग्ज़ाम का तो हाँ लगता है कि एग्ज़ाम अभी तो समय लगेगा एग्ज़ाम में। हो सकता है कि सितंबर में कुछ हैपनिंग हो इससे रिलेटेड, लेकिन अभी तो नहीं लग रहा है कि कुछ। लेकिन ठीक है आपको सर। आपको एग्ज़ाम, ITI का एग्ज़ाम तो होना ही होना है, चाहे आज हो चाहे कल हो। आपको उस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको ज़्यादा ध्यान देना है अपने पे, मतलब अपनी तैयारी।